हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डीयू कॉलेज के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम बीए प्रोग्राम का है। मतलब कि आज उनका लास्ट एग्ज़ाम है जो पॉलिटिकल साइंस का है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको जो सब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, ये अपनी बुक का नाम है और साथ ही साथ इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है, और वो है गुटनिपेक्स्टा से रिलेटेड। आपके एग्ज़ाम में अगर गुटनिपेक्स्टा से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो उसके बारे में आपको इस नोट से या फिर जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एंड उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको मिलाकर आप इस क्वेश्चन को बड़ा कर सकते हो। देन उसके बाद जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जोड़ देखना। तो चलते अपनी वीडियो की और सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जो अपना गुटनिपेक्स्टा वाला टॉपिक है, गुटनिपेक्स्टा के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको यही फिलअप करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ये बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है गुटनिपेक्स्टा वाला कौन से क्वेश्चन पर आता है। तो ज़्यादातर जो है या फिर 10 ईयर में कई बार ये रिपीटेड है। ठीक है, इससे पिछले कई जो पेपर्स हुए हैं ना आपके बीए प्रोग्राम के, उसमें ये कई बार रिपीटेड है और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपके लास्ट क्वेश्चन नंबर पर आता है जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, 4 में से आपको 2 करने होते हैं। ठीक है, और उनमें से एक ऑप्शन अपना आता है गुटनिपेक्स्टा का। एंड देन सेकंड ऑप्शन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो कि अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। तो देखते हैं गुटनिपेक्स्टा क्या होती है। तो देखो, गुटनिपेक्स्टा या फिर जो अभी तक हमने जो प्रीवियस वीडियोस जो है इस चैप्टर से बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो देखते हैं गुटनिपेक्स्टा। सबसे पहले हमें टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए। तो देखो, गुटनिपेक्स्टा अभी तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं ना वो सारे के सारे हमने रिलेट करे हैं कोल्ड वॉर से, मतलब कि शीत युद्ध से। और ये भी टॉपिक जो है अपन शीत युद्ध से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि उसी के लिए ये टॉपिक बना है। ठीक है, तो देखो शीत युद्ध में क्या होता है, 2 शक्तिशाली देश थे। ठीक है, 2 शक्तिशाली ग्रुप थे, देश नहीं कह सकते, ग्रुप। ठीक है, एक साइड अमेरिका था, दूसरी साइड सोवियत संघ था। और दुनिया में कोई सा भी ऐसा देश नहीं है जो इनकी टक्कर ले सके। उस समय की बात है जब शीत युद्ध था। ठीक है, तो क्या हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ। तो एक बात आती है कि जिस समय शीत युद्ध चल रहा था, मतलब 1945 में शुरू हुआ था और उसके थोड़े ही सालों में अपना भारत आज़ाद हुआ था, मतलब 1947 में आज़ाद हो गया था। और 1948 में 1949 में भी कुछ जो देश थे ना एशिया अफ्रीका के, वो भी क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे उसी समय जब शीत युद्ध चल रहा था। तब एक ऑप्शन था कि उनको, मतलब कि उनके पास ऑप्शन थे कि अगर जब वो आज़ाद हुए हैं तो उनको कौन से ग्रुप में शामिल होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ प्राइवेट है तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट है। प्राइवेट जो था वो यूएसए का था, मतलब अमेरिका की थी साइड, और जो गवर्नमेंट है वो किसकी साइड थी, सोवियत संघ की। ठीक है, अगर भारत, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, मतलब कि ऐसे कई सारे देश थे जो उस समय आज़ाद हुए थे जिस समय क्या चल रहा था, शीत युद्ध। अब उनके पास 2 ऑप्शन थे कि या तो वो सोवियत संघ की साइड चले जाए या तो वो अमेरिका की साइड चले जाए। तो ऐसे में क्या हुआ, भारत और कुछ देश ऐसे थे जिनको ना दोनों ही गुटों से क्या मिलती थी, सहायता मिलती थी। मतलब दोनों ग्रुपों से उनको सहायता मिलती थी। जैसे कि अगर वो मान के चलो, अगर भारत है, भारत अमेरिका के साथ भी अच्छा था उस समय और सोवियत संघ के साथ भी अच्छा था। तो भारत को ये प्रॉब्लम थी कि अगर मैं अमेरिका की साइड हो गया तो सोवियत संघ से जो मुझे सहायता मिलती है हमेशा वो मिलना बंद हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं सोवियत संघ में शामिल हो गया तो फिर मेरे को अमेरिका से जो भी हेल्प मिलती थी या फिर जो हमारा ट्रेड होता था, व्यापार होता था, वो भी बंद हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम थी भारत को और कुछ ऐसे अन्य देश जो आज़ाद हुए थे। ठीक है, और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि वो अपना विकास कैसे करेंगे। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन थे क्योंकि उनके जो देश के अंदर कौन रूल कर रहा था, पहले ब्रिटेन कर रहा था, जैसे अपने भारत के अंदर ब्रिटेन कर रहा था। ठीक है, और भी थे, चीन ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे और फिर वो आज़ादी प्राप्त की थी उसने। ठीक है, फिर क्या हुआ, भारत के सामने ना एक वही था ऑप्शन कि मतलब कि ब्रिटेन ने उन्हें छोड़ दिया या ब्रिटेन जो थे वो चले गए थे, एक तरीके से उनको आज़ादी मिल गई भारत को। तो उसके सामने ऑप्शन था कि अब वो क्या करे। तो ऐसे में क्या करा, कुछ देशों ने मिलकर एक वो बनाई नीति जिसको हम बोलते हैं गुटनिपेक्स्टा की नीति। गुटनिपेक्स्टा की नीति मतलब होता है कि ना तो हम इसमें मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति गुटनिपेक्स्टा की नीति कहलाती है। मतलब कि गुट मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल
ना होना। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है, गुट का मतलब हो गया ग्रुप, और निरपेक्षता मतलब कि शामिल ना होना। ठीक है, तो किसी भी गुट का पक्ष ना लेना क्या कहलाता है, गुट निरपेक्षता। तो ये क्या था अपना टॉपिक का मतलब। ठीक है, तो ना तो वो सोवियत संघ में शामिल हुए कुछ देश, और ना ही वो किस में शामिल हुए, अमेरिका में। उन्होंने खुद से ही एक गुट बना लिया जो दोनों से ही क्या कर सकता था, हेल्प ले सकता था। ठीक है, क्योंकि अगर वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे तो दोनों में से किसी को बुरा ही नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक की तरफ चले गए तो एक को बुरा लग सकता है जिसकी साइड वो ना गए हो। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो देखो गुट निरपेक्षता से रिलेटेड ना कई सारी बातें हैं। अब देखो जैसे कि शीत युद्ध जब चल रहा था तब गुट निरपेक्षता बना था। ठीक है, अब क्या हुआ, शीत युद्ध अब ख़त्म हो चुका है 1991 में या 1990 में क्या हो चुका है, वो ख़त्म। तो अब क्या हमें गुट निरपेक्षता की ज़रूरत है? तो इसका क्वेश्चन भी आपको, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं अब नोट्स में क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। गुट निरपेक्षता देखते हैं आप, ये जो वर्ड है ना इसको बुक के अंदर या फिर साइंटिफिकली जो नेम है या फिर वर्ड या फिर अर्थ किसने दिया था उसका नाम हम जानते हैं। तो गुट निरपेक्षता शब्द को सबसे पहले लिस्का एक व्यक्ति का नाम है, उसके द्वारा वैज्ञानिक अर्थ प्रदान किया गया था। ठीक है, इसको जो साइंटिफिकली जो वर्ड मिला है, अर्थ मिला है, वो किसके थ्रू मिला है, लिस्का के द्वारा। ठीक है, बाद में अलग अलग विद्वानों द्वारा इसे अलग अलग परिभाषित किया गया। ठीक है, फिर अलग अलग विद्वानों ने, जो पॉलिटिशियन थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, इसको अलग अलग डिफाइन किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा व्यवस्थित रूप दिया गया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही क्या करा था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध शुरू हुआ था तो इसको व्यवस्थित जो रूप है वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और इसकी नींव भी जो थी ना तैयार की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की, जिसको गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो ने भी स्वीकार किया था। अब देखो गमाल अब्दुल नासिर कौन थे, मार्शल टीटो कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्यों व्यवस्थित किया। तो देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत में थे। ठीक है, प्रधानमंत्री फर्स्ट, जब भारत आज़ाद हो गया था। फिर क्या हुआ, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो ये ऐसे देश के मंत्री थे या नेता थे उस समय जब इनका जो देश है ना वो आज़ाद हुआ, और साथ ही साथ वो कई सारी समस्याओं से जूझ रहा था, और जिन्होंने किसकी स्थापना की थी, गुट निरपेक्षता की। ठीक है, गुट निरपेक्षता आंदोलन इन्होंने चलाया, और गुट निरपेक्षता आंदोलन के ये संस्थापक थे, मतलब कि स्थापना करने वाले नेता थे। और इनके पास कोई ना कोई देश है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू किस देश से थे, भारत से थे, गमाल अब्दुल नासिर भी किसी देश से थे, और मार्शल टीटो भी। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कौन किस देश का नेता था और उन्होंने कैसे गुट निरपेक्षता आंदोलन को मजबूत करते हुए गुट निरपेक्षता को आज भी बरकरार रखा है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि विभिन्न शक्तिशाली गुटों से दूर रहते हुए, अर्थात किसी भी शक्तिशाली गुट जो उस समय अमेरिका और सोवियत संघ थे उसमें शामिल ना होना, और अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हितों को देखकर उसका साथ देना। ठीक है, अपनी खुद की नीति अपनाना, ये नहीं कि अमेरिका ने प्राइवेट वाली नीति अपना रखी तो हम प्राइवेट वाली नीति पे ही चलेंगे। ठीक है, जो पॉलिसी है उसी पे ही चलेंगे, और साथ ही साथ अमेरिका जो कह रहा है हम उसकी बात मानते रहेंगे, और सोवियत संघ जो कह रहा है हम उसकी बात मानते रहेंगे। हमें क्या करना, खुद की इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनानी है। ठीक है, खुद के निर्णय लेने वाली ऐसी नीति जो स्वतंत्र हो, और राष्ट्रीय मतलब कि हमें क्या करना है, अपने भले के लिए, देश के भले के लिए जो अच्छा होगा हम उसका ही साथ देंगे। ठीक है, हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेंगे जिससे हमारे देश को नुकसान हो। ठीक है, और उस देश को फ़ायदा हो जिसने वो निर्णय लेने में हमारी हेल्प की है। ठीक है, तो ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना, केवल देश के हित के लिए हमें कोई निर्णय लेना है, और वो बिना किसी को हानि पहुँचाए। आगे क्या बोला गया है, गुट निरपेक्षता का अर्थ जानने के लिए, अगर हमें सही अर्थ जानना है ना गुट निरपेक्षता का क्या मतलब होता है, क्योंकि कई सारे जो है साइंटिफिक जो मतलब की वर्ड्स हैं वो निकाले गए हैं गुट निरपेक्षता को लेकर। कुछ लोगों का कहना अलग है, कुछ लोगों का कहना अलग है। तो गुट निरपेक्षता का अगर हमें सही अर्थ जानना है तो इसको बनाने वाले क्या कहते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ जानने के लिए या सही अर्थ जानने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के 3 कर्णधारों, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर मतलब जिसे हम बोलते हैं गमाल अब्दुल नासिर, और मार्शल टीटो के विचारों को जानना जरूरी है। सन 1961 में 1961 में तीनों नेताओं ने
जो ये 3 नेता थे ऊपर, उन्होंने गुट निरपेक्षता को सही रूप में परिभाषित किया। इन्होंने क्या बोला कि गुट निरपेक्षता क्या है? देखो, फर्स्ट इन्होंने बोला जो राष्ट्र या फिर जो देश किसी सैन्य गुट का सदस्य ना हो, ठीक है, किसी भी सैन्य ग्रुप का कोई मेंबर ना हो, वो क्या हो सकता है? गुट निरपेक्षता में शामिल हो सकता है। दूसरी बात, जिसकी अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति हो, उसके पास खुद की नीति होनी चाहिए विदेशी, ना कि किसी और के द्वारा थोपी गई नीति, ठीक है, वो किसी के दबाव में आके कोई नीति ना बनाया हो, ठीक है, और उसकी खुद की नीति होनी चाहिए देश की खुद की स्वतंत्र। तीसरी बात, जो किसी महाशक्ति से द्विपक्षीय दोनों तरफ समझौता ना करता हो, ठीक है, किसी महाशक्ति से समझौता ना करता हो, वो भी द्विपक्षीय दोनों तरफ, हाँ उसने भी कह दी और मैंने भी हाँ कर दी, ठीक है, ऐसे नहीं। फोर्थ, जो अपने क्षेत्र में किसी महाशक्ति को सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति ना देता हो। अगर कोई महाशक्ति चाहती है कि तुम मेरे मतलब कि हम छोटे देशों में क्या बनाना चाहते हैं? सैनिक अड्डे, ठीक है, तो उसको अनुमति देने से मना कर देना। तो ये अगर कर सकता है तो वो क्या हो सकता है? गुट निरपेक्षता में शामिल या गुट निरपेक्षता का सदस्य बनने के वो काबिल है। फिफ्थ होता है जो उपनिवेशवाद का विरोधी हो, ठीक है, मतलब कि गुलामी का विरोधी हो या फिर उपनिवेशवाद को ना मानता हो और उसका साथ ही साथ विरोध करता हो, वो क्या हो? गुट निरपेक्षता का सदस्य बन सकता है। तो ये कहना है 3 नेताओं का जिन्होंने गुट निरपेक्षता की नींव रखी, उनमें से एक ने, और बाकी जो थे गुट निरपेक्षता के संस्थापक थे। अब बात करते हैं गुट निरपेक्षता के ऐसे कौन कौन से देश हैं जो गुट निरपेक्षता में तो शामिल थे और शामिल है, और साथ ही साथ उन्होंने क्या करा? गुट निरपेक्षता की स्थापना में सबसे मेन भूमिका निभाई है। मतलब कि सबसे पहले जो शामिल हुए थे वो कौन कौन से देश थे? तो देखो, गुट निरपेक्षता है उसके संस्थापक देश है टोटल 5, ठीक है। इन्होंने क्या करा? मिलकर गुट निरपेक्षता की नींव रखी और साथ ही साथ उसको स्थापना की या स्थापित किया। पहला है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया के नेता कौन थे उस समय? जोसेफ ब्रोज टिटो, ठीक है। सेकंड अपना क्या है? भारत, जो मतलब कि भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिस्र के कौन थे? गमाल अब्दुल नासिर। और इंडोनेशिया के थे अपने डॉक्टर सुकर्णो। और घाना के कौन थे? वामे एनक्रुमा। तो ये उस समय थे गुट निरपेक्षता के संस्थापक देश और सबसे पहले देश, ठीक है। इनमें से जो अपने सबसे मेन है ना, वो है अपने गमाल अब्दुल नासिर मतलब कि मिस्र के, और टिटो मतलब कि यूगोस्लाविया के, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के, ठीक है। ये तीनों सबसे मेन माने जाते हैं और इन्होंने क्या की थी? परिभाषा रखी थी सही, ठीक है। बाकी 2 जो थे ना वो अन्य संस्थापक माने जाते हैं और अन्य संस्थापक नेता माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि गुट निरपेक्षता की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, या फिर हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता की ज़रूरत हमें तीसरे जो शीत युद्ध हुआ था उसके बाद भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। क्या गुट निरपेक्षता शीत युद्ध के ख़त्म हो जाने के बाद अभी भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है शीत युद्ध के बाद या फिर सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो अकेली महाशक्ति अमेरिका बन गया, ठीक है। और विश्व में ऐसी कोई भी घटना नहीं है जो विश्व युद्ध का रूप धारण कर रही हो। तो इस समय हमें गुट निरपेक्षता की ज़रूरत अभी भी है, ठीक है। हमें अभी भी मतलब कि गुट निरपेक्षता की जो ज़रूरत है ना उसमें कमी ज़रूर आ गई है, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें अभी भी है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना। बाकी गुट निरपेक्षता की पहचान इस आधार पर है कि उपनिवेश या फिर गुलाम वाले देशों से आज़ादी प्राप्त हुए देशों में एक ऐतिहासिक संबंध है। देखो, जो भी देश पहले गुलाम थे, ठीक है, जैसे श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, जापान, ठीक है, कई सारे देश थे जो पहले गुलाम थे। अब वो क्या हो चुके हैं? आज़ाद हो गए हैं। आज की डेट में 2022 चल रहा है, ठीक है, 2022 चल रहा है और वो अब क्या हो चुके हैं? आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है। भारत, जो भी मैंने अभी देश के नाम लिए सारे के सारे, तो वो क्या हो गए? आज़ाद। अब क्या है? अब वो आज़ाद हो गए तो उनका और हमारा सबका एक क्या है? संबंध क्या है? एक ही है, ऐतिहासिक संबंध सबका एक ही है कि वो भी गुलाम थे और हम भी गुलाम थे। जापान भी गुलाम था, पाकिस्तान भी गुलाम था, चीन, जापान, भूटान, नेपाल, ये सारे के सारे क्या थे? गुलाम थे। तो एक ऐतिहासिक संबंध क्या हो गया? सबका एक ही हो गया, ठीक है। और सब ने क्या करी है? गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त की है। सबका इतिहास यही था और हमारा भी इतिहास यही है। तो सबका इतिहास क्या है? बराबर। ये कौन कहता है? गुट निरपेक्षता की पहचान कहती है, ठीक है। हम इस आधार पर उसकी पहचान कर सकते हैं। और ये देश आपस में अगर इकट्ठे हो जाए, जो जानते हैं कि हमने पहले गुलामी सही है, फिर हम आज़ाद हुए, ठीक है, और अगर ये देश जो पहले गुलाम थे और आज़ाद हुए, अगर वो एक हो जाए
तो एक सशक्त पावर बन सकते हैं, या फिर पावर जो है ना बहुत मजबूत बन सकते हैं और अमेरिका को टक्कर भी दे सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर ये एक हो जाए तो कोई भी देश गुलाम या फिर अपना साम्राज्यवाद की नीति अपनाने की सोचेगा भी नहीं, या फिर उपनिवेश या किसी को गुलाम बनाने की नहीं सोचेगा। ठीक है, अगला पॉइंट बोला गया है गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य है कि गरीब और छोटे देशों को किसी भी महाशक्ति का पिछलगू बनने से रोकना, या फिर उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है। मतलब कि गुटनिरपेक्षता का काम ये है कि अगर कोई भी देश जो गरीब है और छोटा देश है, ठीक है, मतलब कि आर्थिक या फिर राजनीतिक किसी मामले पे अगर वो गरीब है या फिर छोटा है, तो उसको महाशक्ति का पिछलगू बनने से रोकना और साथ ही साथ उसकी आवश्यकता उन्हें नहीं है ये बताना किसका काम है, गुटनिरपेक्षता का काम है। अपनी स्वतंत्र विदेशी स्वयं अपना लेनी चाहिए। ठीक है, उन्हें अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति खुद अपनानी चाहिए। ये बात भी कौन बोलता है, गुटनिरपेक्षता। इससे हमें ये पता चलता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी गुटनिरपेक्षता आज भी क्या है, ज़रूरी है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।